नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 16 महाजनपद जो मैंने पढ़ा था उससे सभी 16 महाजनपदों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि मगध को हम नहीं बताएंगे, मगध को आने वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि मगध का तो एक सेपरेट पार्ट आ जाएगा जिसमें कई वंश आएंगे, उनका हम जिक्र अलग से करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम 15 जो महाजनपद थे उनका हम जिक्र इसमें करने वाले हैं। जो प्रमुख उनकी घटनाएं थी उनका हम जिक्र करेंगे, क्या कैसे था, सभी बातों का हम जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसको अपने दिमाग में रखिए, मानचित्र को अपने दिमाग में रखिए और उनकी राजधानियों को अपने दिमाग में रखिए, ताकि मैं जिस जगह का मैं जिक्र करूं तो आपको उसको मैप में भी आपको पता होना चाहिए कहां पर था। इसमें मैंने राजधानियां वगैरह नहीं लिखी हुई हैं क्योंकि वो आपका काम है। राजधानियां इससे पहले वीडियो मैंने बताया है, इसलिए राजधानियों को मैंने इसमें जिक्र नहीं किया है। आप लोग उनको डिनोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। वैसे नोट किया ही होगा, अगर जो आप पहले नोट किए होंगे उस वीडियो को, तो इसको भी आप उसके आगे चैप्टर की तरह, मतलब कि वो शायद 16वां चैप्टर था, ये 17वां चैप्टर होगा, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। अंग 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में हम शुरुआत करेंगे अंग से। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। चंपा, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। और इसमें पुराणों में मालिनी कहा गया है, अर्थात चंपा को पुराणों में क्या कहा गया है? मालिनी कहा गया है। और इसका वास्तुकार जो था वो महागोविंद था। तो हो सकता है परीक्षा में पूछ ही लिया जाए कि चंपा का वास्तुकार कौन था, तो मालिनी था। और अंत में बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। और जानी रहे बिंबिसार मगध का ही शासक है, तो क्या करेगा? अंत में मगध में मिला लेगा। अंग के बारे में आप इतना याद रखेगा। वज्र जो है, वज्र दरअसल 8 राज्यों का संघ था। जैसे भारत है, कितने भारत में राज्यों का संघ है, उसी तरीके से वज्जी भी जो था वो राज्यों का संघ था। उसमें छोटे छोटे राज्य डिवाइड थे जिनकी संख्या 8 थी। 8 आपको जाना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उनका हम जिक्र करे दे रहे हैं। तो उसमें 8 राज्य जो थे वो अन्य जो राज्य थे उनमें अलग अलग लोग शासन कर रहे थे, जिसमें वैशाली में लिच्छवी थे, मिथिला में विदेह थे, कुंडग्राम में ग्रातज्ञ थे। वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ग्रातज्ञ। इसकी थोड़ा सा स्टोरी है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, परीक्षाओं में कभी हो सकता पूछ ही लिया जाए। तो देखते हैं वैशाली के जो लिच्छवी हैं, मतलब इनका राजा है चेटक। चेटक का जो पुत्री है उनका नाम है चिलना, और इनकी बहन है, इनका नाम है त्रिशला, जो महावीर, जैन धर्म से रिलेटेड महावीर जो है उनकी माता है। तो चेटक की बहन जो है त्रिशला जो है वो महावीर स्वामी की माता है, और इन चेटक की पुत्री जो है वो चिलना है, जो जिनका विवाह बिंबिसार से हुआ। तो थोड़ा इनकी स्टोरी थोड़ा समझते हैं, क्या कैसे। परीक्षाओं में वैसे नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा जिज्ञासा बख्श, अगर जो आप समझे रहेंगे तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो जब हम देखेंगे तो चिलना का विवाह बिंबिसार से हुआ, और बिंबिसार के जो चिलना से हुआ तो इनके 2 पुत्र थे, एक था हल, एक था बहल। हल बहल नाम के 2 पुत्र हुए चिलना के, और हल बहल। लेकिन चूंकि जान रहे पितृहंता वंश के, इसके बाद जो शासक आता है अजातशत्रु, वो बिंबिसार को मार डालता है, और उनको बिंबिसार को मारने के बाद में वहां का गद्दी हथिया लेता है। तो जब बिंबिसार को जब कैद खाने में रखता है तो ये चिलना जो है वो उनको खाना वगैरह देने जाती थी। अब चूंकि इसमें बिंबिसार के 2 पुत्र हल और बहल, अब बिंबिसार ने क्या किया था, इनको हल और बहल को 2 पुरस्कार दिए थे। 2 पुरस्कार के रूप में क्या था? एक था हाथी, एक गिफ्ट में दिया था हाथी, और दूसरा दिया था 16 लड़ियों वाली एक माला दी थी, जो किसकी? हीरे की बनी हुई थी। 16 लड़ियों की एक माला और एक हाथी गिफ्ट में दिया था बिंबिसार ने हल और बहल को। लेकिन अब बिंबिसार हट चुके हैं, सत्ता हट चुकी है, और इनकी जगह पे शासक आ जाता है। कौन है? वह अजातशत्रु। अजातशत्रु शासक बन के आया, अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का जब विवाह हुआ तो इनकी पत्नी ने बोला कि इनके पास एक हाथी है और 16 लड़ियों की एक माला है, वो हमें दे दीजिए। अब चूंकि हाथी की विशेषता ये थी कि हाथी जो था वो दरबार में सभी जो महिलाएं थी उनके ऊपर पानी छिड़कता था। तो ये उनको बोला कि अच्छा, इनके पास हाथी है और 16 लड़ियों की एक माला है, वो हमको दिलाइए। अब हल बहल जो थे वो देने को मना कर दिया और भाग करके अपने नाना के पास चले गए। अब संबंध आप जोड़िए, हल बहल के नाना कौन है? चेटक हैं। चेटक की पुत्री ही तो चिलना है, जिनका विवाह बिंबिसार से हुआ। अब इनके पुत्र हैं हल बहल, तो हल बहल के नाना चेटक ही तो लगेंगे। अब बाकी ये देखते हैं, हल बहल के नाना जो है वो चेटक हैं। अब थोड़ा सा आप लोग ये याद रखें, हल बहल के जो नाना चेटक हैं, ये इनके पास हल बहल भाग करके नाना के पास चले जाते हैं और कहते हैं अजातशत्रु जो है वो हमसे ये चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन हम नहीं देंगे। तो इसमें अजातशत्रु क्या करता है, फिर वैशाली के लिच्छवी जो हैं इनके ऊपर अटैक करता है
और काफ़ी लंबे समय के बाद, करीब कहते हैं 16 वर्षों के बाद ये विजय हो पाता है। और जो कह सकते हैं कि जैन ग्रंथों में अजातशत्रु को लिच्छवी का विजेता माना गया, लिच्छवी गणराज्य अर्थात वैशाली का विजेता माना गया है। किसको? अजातशत्रु को। तो ये याद रखिएगा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं, चाहे तो दिमाग में रख सकते हैं। अब बात करेंगे काशी, कुछ ऐसी कहानी काशी में भी होगी, तो काशी का भी हम जिक्र करेंगे। अब काशी को, वैसे तो काशी को कोई इसमें मिला ले रहा है, कोई इसमें मिला ले रहा है, यही काशी का चलता है, कोई दहेज में दे देगा। अब देखते हैं काशी एवं कौशल को हम एक साथ पढ़ेंगे, जो घटनाएं उनको एक साथ लेंगे। काशी पे देखेंगे तो काशी को कौशल में मिला लिया, मतलब कौशल को मिला ले। पहले काशी का राजा ब्रह्मदत्त, उसने दधीच को परास्त किया और कौशल में मिला लिया। तो ब्रह्मदत्त जो शासक है वो काशी का, और दधीच जो है वो कौशल का है। लेकिन आगे चल करके कंस नाम के एक शासक का जिक्र मिलता है। कंस नाम के शासक ने काशी को कौशल में मिला लिया। पहले काशी ने कौशल को मिलाया, अब ये क्या करेगा? काशी को कौशल में मिला लेगा। मतलब काशी ने कौशल को मिलाया, आगे चल करके फिर कौशल ने काशी को मिला लिया। तो काशी को कौशल में मिला लिया गया। उसका शासक है कंस। कंस को बोला गया है, जातक कथाओं में कंस को बोला जाता है वाराणसी ग्राहो, अर्थात वाराणसी को अधिग्रहण करने वाला, जीतने वाला। अब काशी नरेश कौशल हैं, काशी नरेश कौशल, मतलब कौशल नरेश हैं प्रसेनजित, कौशल नरेश हैं प्रसेनजित, जिनकी बहन है जिनका नाम है कौशला देवी। याद रखिएगा, देखिए कौशल नरेश हैं प्रसेनजित, जिनकी बहन का नाम है कौशला देवी, जिनका विवाह हुआ बिंबिसार के साथ। जिनका विवाह किसके साथ हुआ? बिंबिसार के साथ हुआ। और इन्होंने चूंकि काशी को पहले ही जीत लिया था, इस वजह से इन्होंने क्या किया? काशी को दहेज में दे दिया। किसको? बिंबिसार को। थोड़ा सा दूसरी तरीके से समझते तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए ये क्या है? काशी है, और उसके ऊपर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये काशी वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये कौशल हो गया, और यहीं पे कहीं पे मगध हो गया। अब पहले चूंकि काशी को कौशल ने अपने मिला लिया था, तो ये क्या हो गए? एक हो गए। अब चूंकि कौशल की रानी है, मतलब प्रसेनजित की बहन है कौशला देवी, जिनका विवाह हुआ मगध के शासक बिंबिसार के साथ, तो इन्होंने उठा करके मगध को काशी दहेज में दे दिया। अब जो काशी जो था वो किसके पास आ गया? वो आ गया मगध के पास। काशी किसके पास आ गया? मगध के पास आ गया। लेकिन अब चूंकि बिंबिसार के साथ शादी कर दिया था, मगध के पास आ गया। लेकिन आगे चल करके बिंबिसार ने क्या किया? बिंबिसार की तो हत्या हो जाती है, कहते हैं वैसे रहते रहते मर गया, वैसे कहते हैं हत्या हो गई। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तथ्य हैं। तो हत्या अजातशत्रु ने कर दी। जब हत्या अजातशत्रु ने कर दी, इससे अब बिंबिसार की जब हत्या हो गई तो उनकी पत्नी कौशल देवी वियोग में मर जाती हैं। तो जब मर गई तो प्रसेनजित हो गया गुस्सा। प्रसेनजित जब गुस्सा हो गया तो प्रसेनजित के गुस्सा होने पर इसने काशी को वापस ले लिया। अब काशी किसके पास फिर आ गया? कौशल के पास आ गया। अब मगध से काशी ले लिया। अब इस पे अजातशत्रु बहुत गुस्सा हो जाता है और कौशल नरेश प्रसेनजित के ऊपर अटैक करता है। अब इसमें एक समझौता हो जाता है। अब इस समझौते के तहत ठीक है भाई, बोले वैसे तो इनका लगेगा तो नाना ही ना, नाना ही तो नाना क्या, मामा लग रहा है, सॉरी मामा लगे। प्रसेनजित क्या, वैसे तो इनके रिश्ते में लगेगा मामा, तो बोले ठीक है इनका ये लगेंगे भांजा। तो बोले ठीक है आप भांजे लग रहे हो, ठीक है काशी आप ले जाइए और अपनी पुत्री का विवाह, जिनका नाम है वजीरा का विवाह भी प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। हत्या अजातशत्रु ने अपने पिता की थी, लेकिन अजातशत्रु से के साथ प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का विवाह, जिनका नाम है वजीरा, कर देता है अजातशत्रु। तो यहाँ से इनकी कहानी खत्म हो जाती है। बाकी आगे जब मगध पढ़ेंगे तो अजातशत्रु वगैरह इनकी चर्चा हम करेंगे। अब आएंगे मल्ल। मल्ल जो था वो 9 कुलों का समूह था और कुछ खास में जानना नहीं है। इसमें अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था मल्ल को। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो कुरु है। तो कुरु में इक्ष्वाक को कुरु वंश का राजा माना गया। राजा इक्ष्वाकु हैं, उनको कुरु वंश का राजा माना गया है। तो याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र महाभारत से रिलेटेड। फिर पांचाल, ये कन्नौज के आसपास का क्षेत्र, कन्नौज को महोदय नगर भी बोलते हैं या महोदया के नाम से भी जानते हैं कन्नौज को। तो यहाँ पे जो आप सुनते हैं महाभारत से रिलेटेड, तो द्रौपदी कहाँ की थी? वो पांचाल की ही थी, तो इसलिए उसको पांचाली बोलते थे। तो अब बात करेंगे सूरसेन। तो सूरसेन
एरिया मथुरा के आसपास का। इसमें कहते हैं महाभारत व पुराणों के अनुसार यहाँ यदुवंशी राजा कृष्ण शासन करते थे। तो यदुवंश के राजा कृष्ण शासन करते थे महाभारत व पुराणों के अनुसार। तो सूरसेन की राजधानी ही मथुरा थी, जान ही रहे। आइए देखते हैं और आगे आइए देखते हैं। अब बात करेंगे मत्स्य की। तो मत्स्य को देखेंगे तो मत्स्य में कहते हैं मत्स्य विराटनगर, मतलब कि राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। तो इसमें सहाज राजा जो था वो मत्स्य व चेदी पर संयुक्त रूप से शासन करता था। तो सहाज नामक राजा जो था वो मत्स्य और चेदी पर संयुक्त रूप से शासन करता था। चेदी अभी देखेंगे बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र, तो वहां पर शासन करता था। लेकिन आगे चल करके ये क्या करेगा, मत्स्य को मतलब अपने में मिला लेते हैं। तो ये याद रखिएगा। अवंती की बात करेंगे तो अवंती को देखें तो ये अवंती का जो क्षेत्र था उज्जैन के आसपास का क्षेत्र जो देखेंगे, उज्जैन महिष्मती। तो ये उज्जैन पर्वत जो था, अवंती जो था, इसको विंध्य पर्वत दो भाग में विभाजित करता था। विंध्य पर्वत ऐसे हिसाब से निकला हुआ था कि अवंती, मान लीजिए जैसे ये अवंती है तो यहां से निकल गया विंध्य पर्वत है, तो दो भाग में डिवाइड करता था इसको, दो भाग में। और उज्जैनी जो था, इसकी राजधानी उज्जैन के, मतलब कि यहाँ पर लोहे की बहुत खानें हुआ करती थी। तो लोहे की खानें होंगी तो वहाँ पे अस्त्र शस्त्र का निर्माण वगैरह भी खूब होता था। तो अस्त्र शस्त्र के निर्माण की वजह से यहाँ पे इनका जो सैन्य शक्ति थी वो काफी ज्यादा थी अवंती की। यहाँ का राजा था चंड प्रदोत। चंड प्रदोत को पांडु रोग मतलब पीलिया से ग्रसित हो जाता है। तो बिंबिसार जो मगध का शासक है वो अपना राज्यवैद्य जीवक को भेजता है। तो जीवक को क्या बोलता है, राज्यवैद्य जीवक को भेजता है। और बिंबिसार के बाद जब शासक अजातशत्रु बनता है तो अजातशत्रु चंड प्रदोत के भय से ही राजगृह का दुर्गीकरण करवाया है। तो यह राजगृह का दुर्गीकरण चंड प्रदोत के भय से ही करवाया है। तो याद, क्योंकि मैंने बताया ना इनके पास लोहे की खानें थी, तो सैन्य कुशलता इनकी बहुत जबरदस्त थी। अभी मैं आगे अवंती का वत्स के साथ संबंधों की हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है। इसके बाद हम आएंगे चेदी। चेदी की बात करेंगे तो इसकी एक शाखा कलिंग में स्थापित हो गई थी। वहां पर कलिंग, नरेश, खारवेल वगैरह आएगा, हम आगे जिक्र करेंगे। अस्मक की बात करेंगे तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था अस्मक। और अस्मक जो था, अवंती ने अस्मक को पराजित किया। तो अवंती, मैंने बताया ना, अवंती चूंकि सैन्य कुशलता ज्यादा थी, इसलिए अवंती ने अस्मक को पराजित किया था। तो याद में अस्मक में अंत में मिला भी लिया। गांधार की बात करेंगे तो पेशावर और रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र, राजधानी तक्षशिला, जिसकी खोज कनिंघम ने की थी। और यहाँ पर यहाँ मतलब एक तो प्रमुख नगर तो तक्षशिला था और दूसरा प्रमुख नगर जो था पुष्कलावती था। तो यहाँ का प्रमुख नगर दूसरा पुष्कलावती था। ये वैसे यहाँ पर एक राजा थे पुष्कल करके थे, तो वो कहते हैं कि वो जो यहाँ के राजा थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे और आगे चल करके उनसे मिलने के लिए भी आते। वैसे ज़्यादा मतलब है नहीं जानना, इतना याद रखिए। तक्षशिला खोज कनिंघम ने की, दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती। कंबोज राजधानी हाटक, आप जान ही रहे हैं। तो कंबोज ने मतलब कौटिल्य ने कंबोज को क्या बोला है, वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। तो कंबोज के रहने वाले लोगों को कौटिल्य ने क्या कहा है, तो वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है कंबोज। अब इसमें क्यों बोला है इनको, आखिर इसका मतलब क्या है, तो इसमें कहते हैं कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाले लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है। तो वार्ता शस्त्रोपजीवी कौन है, जो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, शस्त्र द्वारा जीविका चलाते हैं, उनको बोला गया है। अंत में जब आएंगे तो बात करेंगे वत्स की। वत्स जो है, वत्स की बात करेंगे तो विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा एक निचच्छू हैं। वो हस्तिनापुर में जब बाढ़ आती है तो राजा जो निचच्छू हैं वो हस्तिनापुर से आ करके कहाँ पर चले जाते हैं, कौशाम्बी में, और उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। तो हस्तिनापुर में बाढ़ का जिक्र है। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचच्छू ने बाढ़ के कारण कौशाम्बी को राजधानी बनाया। और कौशाम्बी में बहुत अमीर लोग रहते थे, इसलिए इसे लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था। किसको, कौशाम्बी को। अब यहाँ पर वत्स में एक राजा हुए पौरव वंश के राजा हैं उदयन। ये उदयन दूसरे हैं। अभी हम जब बात करेंगे, जब पितृहंता वंश की बात होगी तो हर्यक वंश में वो उदयन दूसरा है, ये उदयन दूसरा है, याद रखिएगा। पौरव वंश का राजा उदयन है जो गौतम बुद्ध के समकालीन है। और ये पिंडोल नाम के बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने उदयन को बौद्ध मत से दीक्षित किया था। अब उदयन की जो विवाह है, उनका वैवाहिक संबंध चंड प्रदोत मैंने बताया, अवंती नरेश चंद्र प्रदोत, उनकी पुत्री का विवाह वासदत्ता से विवाह करता है।
और इनके लेकर के उनकी प्रणय कथाओं के बारे में कई सारे कहानियों का जिक्र है, जिसमें से एक है स्वप्नवास दत्ता, जिसकी रचना भास ने किया है, और प्रियदर्शिका रत्नावली, ये भी हर्ष के द्वारा रचित हैं। तो इन दोनों को याद रखिएगा, जिसमें वास दत्ता जो विवाह हुआ है तो इसमें वास दत्ता और उदयन के बीच में प्रणय कथाओं का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो चूंकि अभी इसमें मैंने बताया मगध बचा हुआ है, तो मगध का उत्कर्ष जब होगा, मतलब मगध जब सभी को कैप्चर करके मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करेगा, तो मगध के उत्कर्ष में पढ़ेंगे। तो मगध में कौन कौन शासन करेगा, तो मगध में शासन करेंगी हसीना। अब कहेंगे हसीना कौन है, तो देखते हैं। हसीना में हा से हर्यक, सा से शिशुनाग और ना से नंदवंश। हसीना शासन करेंगे कहाँ, मगध पर। तो इसके बाद में नंद वंश का अंत में घनानंद होगा, फिर उसके बाद मौर्य सत्ता स्थापित होगी, तो उसका हम जिक्र करेंगे। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं तो मगध बता देता हूं, फिर मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि अभी देखिए जैन धर्म बौद्ध धर्म बचा हुआ है। वैसे मुझे अब तक उस चैप्टर को पहले बता देना चाहिए था, लेकिन चूंकि अभी में जो सीक्वेंस से चल रहे हैं तो इनको खत्म करें। क्योंकि अब बताएं इतिहास जो है वो कुछ इस तरीके से चलता है, एक इतिहास जो होता है एक इस तरीके से चलता है, और इतिहास के पैरेलल में भी कई चीजें चलती हैं, इस तरीके से इतिहास भी चलता है। तो अगर जो मान लीजिए ये क्या है, वैसे तो एक मेन इतिहास इस तरीके से चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में कई घटनाएं और चलती हैं। अब इनको वैसे जो इसको बताने के बाद ही इनका जिक्र करेंगे, या तो साथ में जिक्र करेंगे, तो इससे आप लयबद्धता टूट जाएगी। क्योंकि अभी हम जब जिक्र कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं किसकी बात करें 16 महाजनपद की, तो ये मान लीजिए 16 महाजनपद यहाँ स्थित है, और उसी में आगे देखेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और उसके बाद में हम जब देखेंगे तो आएगा नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश आएगा। लेकिन पैरेलली में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब चल रहे हैं। तो चूंकि ये एक लड़ी है, इसको पूरा कीजिए, इसके बाद हम उसमें भी जिक्र करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।